दुनिया में इंटेलेक्चुअल सर्किट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंटी सेक्युलर या हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का फॉलोअर कहे, लेकिन इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि नरेंद्र मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी। आज के इंडिया और 2014 के इंडिया की इकोनॉमी में एक ड्रामेटिक कंट्रास्ट है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एम्बिशियस इनिशिएटिव्स की वजह से इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडियन मीडिया मोदीनॉमिक्स कहता है और इंटरनेशनल मीडिया भी अब उनकी गवर्नेंस को डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहा है। फोर्ब्स कहता है कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आए तो इंडियन जीडीपी तकरीबन $2000 बिलियन थी, जो फिस्कल ईयर 2023 में 3,570 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। 2 साल पहले इंडिया यूके को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, जबकि मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% जारी रही तो 2027 तक इंडियन इकोनॉमी जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ऐसा होना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आईएमएफ का इंतहाई कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि फिस्कल ईयर 2024 के बाद भी इंडियन इकोनॉमी 6.5% रेट से ग्रो कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ख्याल यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी ने 6.5% की एवरेज ग्रोथ की है। हालांकि उसको ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, 2016 में डीमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी रोल आउट और 2020 में कोविड जैसी रुकावटों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी का 11वां साल है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे शख्स है जो मुसलसल 3री बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हिंदुस्तानी अवाम ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखकर ही उनको मैंडेट दिया है और नो डाउट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में इंडियन इकोनॉमी की काया पलट गई है। 2014 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $304 बिलियन थे, जो अब 125% बढ़कर अक्टूबर 2024 में $690 बिलियन हो गए हैं। ये इजाफा बहुत रोबस्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रूडेंट फॉरेक्स मैनेजमेंट की वजह से हो या इसकी कोई भी वजह हो, मगर बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 2014 में इंडिया की एक्सपोर्ट्स $468 बिलियन थी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत आई थी, जो 2023 में इंडिया ने $778 बिलियन से क्रॉस की है। 2014 में इंडिया को $70 बिलियन के रेमिटेंस मिलते थे, लेकिन 2023 में उनका वॉल्यूम अब $125 बिलियन हो गया है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। हम इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में नंबर 2 है। दुनिया की करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। गुज़िश्ता 10 सालों में इंडिया वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी 142 नंबर से जंप लगाकर 63 नंबर पर आ चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एक डेकेड में इंडिया में 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज और स्टार्टअप सामने आए हैं जो $1 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि वो 500 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं जो कि सामने आई हैं और जो कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 2014 में $1600 बिलियन थी, अब 3 टाइम इजाफे के बाद $5000 बिलियन की हो चुकी है, यानी कि तकरीबन $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है। ये ग्रोथ लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और बीजेपी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करती है। कोई शक नहीं, मोदी जी को पॉपुलर लीडर बनवाने में कंजर्वेटिव इंडियन मीडिया ने बेसिक रोल प्ले किया है। वो पूरी तरह उनके कल्ट में गिरफ्तार है, लेकिन इंडियन मीडिया में मोदी जी की जय जयकार के साथ खूब दुर्गत भी बनती है।
ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कोई कुछ भी कहे, हकीकत यह है कि 2014 में शुरू होने वाली मेक इन इंडिया कैंपेन ने इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और मेक इन इंडिया के लिए आखिरकार बाहर से लोग आते समय क्या कहते हैं? साहब आते तो है लेकिन सरकार में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इधर जाए उधर जाए। अब मैं आपको कहता हूं वो दिन चले गए। द हिंदू ने रिपोर्ट किया बताया कि फिस्कल ईयर 2014 में इंडिया में $45 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, जबकि 2022 में एफडीआई तकरीबन डबल होकर $83 बिलियन हो चुकी है और इंडिया दुनिया की 10 बड़ी एफडीआई डेस्टिनेशन में शामिल है। एक अहम फैक्टर यह भी है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से इंडिया इस वक्त अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी पोजीशन पर आ चुका है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 2012 में इंडिया की सड़कों पर 19 मिलियन यानी 1,90,00,000 प्राइवेट कार्स होती थी। 2022 में ये बढ़कर तकरीबन 2 टाइम बढ़ी और 49 मिलियन यानी 4,90,00,000 कार्स हो गई। नरेंद्र मोदी ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त 1,000 इंडियन में से सिर्फ 17 लोगों के पास गाड़ी होती थी, जबकि अब कार ओनरशिप डबल हो गई है और 34 लोगों के पास 1000 में से गाड़ी है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि मोदी जी और बीजेपी की खुशकिस्मती है कि इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन को उनसे पहले वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह डिटरमिन कर चुके थे। और डेफिनेटली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट की इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को जारी रखा बल्कि रोबस्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से इंडियन इकोनॉमी को एक नया चलन दिया। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। ताहम 2016 की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी यानी कि नोटबंदी की स्कीम को भारतीय लोगों ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया था। इस स्कीम को ब्लैक मनी और फेक करेंसी को रोकने और डिजिटल अदायगियों को प्रमोट करने के लिए एनफोर्स किया गया था। इसने इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। इब्तदाई तौर पे अवामी रद्द-ए-अमल मनफी था, लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ इंडियन इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए और उसको फॉर्मलाइज करने के लिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक नया तूफान आया और बहुत बढ़ गई, लेकिन इस प्रोसेस ने भारतीय जनता को परेशान तो किया, इसलिए इस नोटबंदी को लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं मिली और आज भी ये स्कीम बीजेपी के लिए अवामी तौर पे शर्मिंदगी की वजह बन जाती है, मगर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी इसको डिफेंड करते रहे। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो, और आप उसको कुछ मत कहो। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ऑल्दो डिजिटल गवर्नेंस पर नरेंद्र मोदी की क्यूरियोसिटी की वजह से, उनके इंटरेस्ट की वजह से एक आम इंडियन की जिंदगी बदल गई है, डिजिटाइज हो गई है लाइफ। 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू की गई, जिसका टारगेट गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। एक जमाना था हाईवेज के लिए मांग होती थी, अब अकेले हाईवे से चलने वाला नहीं है, आई वेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन हाईवे भी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना स्कीम मुतारिफ कराई, जिसमें 50 करोड़ से ज़ायद नए बैंक अकाउंट्स खुले। आज इंडिया में डिजिटाइजेशन की वजह से लोग सब्जी, फ्रूट, रोटी, बिस्किट, हत्ता के बंदर का तमाशा खरीदने के लिए, देखने के लिए QR कोड को स्कैन करके 10-20 रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि अब तो इंडिया में QR कोड के साथ डिजिटल बैगेज भी मांगते नजर आते हैं। जब हम मोदी रिजीम के ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि रोड, रेलवे नेटवर्क, मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का एक फोकल पॉइंट रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में $1500 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का 22% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 2019 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट का पर्पस एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और सैनिटेशन जैसे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को
मॉडर्नाइज बनाना था। बीबीसी का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल से मोदी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हर साल $100 बिलियन खर्च कर रही है। 2014 और 2024 के दरमियान तकरीबन 10 साल के अंदर इंडिया में 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनी, जो पिछले 10 साल के मुकाबले में डबल हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में भी सिग्निफिकेंट कोशिशें की हैं। सरकारी इदारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का क्लेम है कि 2014 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 76 गीगावाट थी, जो अक्टूबर 2023 तक 179 गीगावाट हो गई, क्योंकि इंडिया में गुज़िश्ता 10 साल में सोलर पावर कैपेसिटी में 25 टाइम्स इजाफा हुआ है, 25 गुना इजाफा हुआ है। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट है। हिंदुस्तान टाइम्स का क्लेम है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मोदी गवर्नमेंट ने 2015 से 2023 के दरमियान बेघर लोगों के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए, लेकिन इस तमाम तर डेवलपमेंट के बावजूद वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड के मुताबिक आज भी 1.7 मिलियन इंडियन सड़कों पर सोते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि 23 करोड़ से ज्यादा इंडियन पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक आज भी नरेंद्र मोदी के इंडिया में 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 12 करोड़ से ज्यादा इंडियन बेरोजगार हैं। The situation on the job front remains truly grim. The number of unemployed will continue to rise and grow unless we experience rapid economic growth. The real pain point is the high unemployment rates for those between 20 and 29 years of age. अगरचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को मुकम्मल प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूएस कमीशन फॉर फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन में कम्युनल राइट्स में मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिखों पर हिंदू नेशनलिस्ट के वायलेंस के वाकयात से भरी हुई है। अमेरिकन मैगजीन द डिप्लोमेट का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वायलेंस रेट अलार्मिंग हाइट तक पहुंच चुका है, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि कल्प्रिट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और ना ही विक्टिम्स से कोई हमदर्दी का इतराफ़ सामने आता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से तमाम तर फेलियर के बावजूद नरेंद्र मोदी को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि उनके हर रिलीजन, हर फेथ, हर सेक्ट, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली कंट्रीज़ के साथ ज़बरदस्त friendly relations हैं। That when we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence, and that the first 2 names denote compassionate and merciful, Rahman and Rahim. मोदी ने साइमल्टेनियसली इंडिया के अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ रिलेशन को एक नई अप्रोच दी है। वो सऊदी अरब और यूएई के भी दोस्त हैं और ईरान और इसराइल से भी उनके फ्रेंडली और बहुत ही डिप्लोमेटिक और सॉलिड डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज हैं। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन वॉर में रूस से सस्ता ऑयल खरीदा, यूरोपीय पाबंदियों से भी बचे रहे, फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे, अमेरिका या रशिया की नाराजगी मोल भी नहीं ली। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1962 की वॉर और कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बावजूद इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर चाइना है। जी हाँ, 2023 में इंडिया और चाइना में $118 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई है, जिसमें $101 बिलियन की चाइना की इंडिया को एक्सपोर्ट थी, यानी कि कोई बैलेंस नहीं है, हेविली चाइना के फेवर में है, मगर इंडिया चाइना ट्रेड ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। गोया कैपिटलिस्ट मार्केट हो या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक हो, अरब मोनार्कीज हो, यूरोपियन डेमोक्रेट्स हो, नरेंद्र मोदी ने इंडिया की बिजनेस इकॉनमी और फॉरेन इंटरेस्ट को मायूस नहीं किया, और शायद यही उनके एक्सटेंडेड रूल का एक और मुसलसल कामयाबियों का बड़ा रीज़न है।